को सीधी चुनौती। किसान आंदोलन के नाम पर भारत को एक बार फिर से अलग करने तोड़ने की बड़ी साजिश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब बिल्कुल चाहिए, उनसे चाहिए जिन्होंने खालिस्तानी एजेंडे को खाद पानी देने का काम किया। जवाब बिल्कुल उनसे चाहिए जिस वक्त इस देश की संप्रभुता पर प्रहार हो रहा था, धीरे धीरे खंड खंड करके एक बार फिर से हिंदुस्तान की अस्मिता को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। उस वक्त कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने की वजह से अपने पर्सनल निजी हित के लिए देश को दरकिनार कर रहे थे। और आज उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से खालिस्तानियों की एक ऐसी हिमाकत सामने आई है जो कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में खालिस्तान, जस्टिस फॉर सिख, गुरुपंथ पन्नू के बारे में कौन नहीं जानता। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाला ये चेहरा, इसका एजेंडा एकदम स्पष्ट है और इसी एजेंडे को स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से की गई है वो हिमाकत जिसमें एक मैप जारी किया गया, एक नक्शा जारी किया गया। जरा टीवी स्क्रीन पर उस नक्शे को लेकर आए। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। यह पीले रंग में रंगा हुआ ये पूरा हिस्सा दरअसल खालिस्तानी कह रहे हैं कि ये नया खालिस्तान है, यानी हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान की जमीन तैयार करने वाला ये नक्शा जस्टिस फॉर सिख, जो खालिस्तानी आतंकवादियों का सबसे बड़ा समूह है, उन्हीं का एक जाना माना ट्विटर हैंडल सिख प्रेस एसोसिएशन की तरफ से यह नक्शा जारी किया गया। इस नक्शे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई ऐसे हिस्सों को शामिल करके भारत में ही खालिस्तानी रेफरेंडम कराने की बड़ी बात कही गई है। ट्वीट के जरिए देखिए क्या लिखा जाता है। साफ साफ कहा जाता है कि द ग्रुप आर होल्डिंग अ नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम टू गॉड सपोर्ट फॉर खालिस्तान व्हिच बिगिंस नेक्स्ट वीक, यानी ऑन अक्टूबर 31 इन लंदन एट द क्वीन एलिजाबेथ सेंटर। यानी भारत नहीं, विदेशी सरजमी से इस रेफरेंडम की स्टार्ट करने की बात हो रही है और भारत को खंडित करने की बात हो रही है। हिंदुस्तान में खालिस्तान, भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती। हमें क्या करना है, सरकार को क्या करना है, विपक्ष को अपनी भूमिका कैसे निभानी है और साफ तौर से किसान आंदोलन के नाम पर ये जो भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग हैं, उनको किसान आंदोलन के अंदर से कैसा जवाब देना है, ये तमाम सवाल आज होंगे हमारे बीच। चंद विशेष अतिथि भी होंगे जो इन सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे घटना चक्र को हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए। किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान नाम का जिन बीते 11 महीनों से एक बार फिर बाहर आ चुका है। कई मंचों के जरिए खालिस्तान की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। इस बीच एक ट्विटर हैंडल सिख प्रेस एसोसिएशन, जो कि एक कट्टरवादी सिख संस्थान है, इसके द्वारा शनिवार को खालिस्तान का एक नक्शा ट्विटर पर साझा किया गया। उसने कहा है कि भारत को काटकर अपना एक अलग मुल्क बनाया जाएगा। अक्टूबर 2021 के अंत में इसके लिए उसने लंदन में रेफरेंडम आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। क्वीन एलिजाबेथ सेंटर में ये भारत विरोधी कार्यक्रम होगा। देखा जाए तो साल भर से ही विश्व के अलग अलग हिस्सों से खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और खालिस्तान का मुद्दा पुनः गर्म करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। अब जरा इस नक्शे को आप ध्यान से देखिएगा। इस मैप में पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ राजस्थान के भी कई क्षेत्र जैसे कि गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, अलवर और भरतपुर को शामिल किया गया था। साथ ही उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार समेत उत्तर प्रदेश के भी कई जिले खालिस्तानी समर्थकों द्वारा इस मनगढ़ंत मानचित्र में शामिल किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक रोचक बात ये देखने को मिली कि जारी किए गए इस मैप में पाकिस्तानी पंजाब को शामिल नहीं किया गया है। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब चुटकियां ली और खालिस्तान समर्थकों की जमकर आलोचना की। कई लोगों ने ये भी कहा है कि पंजाब पाकिस्तान को क्या ये खालिस्तानी पहले ही अपना अधीन मान चुके हैं और इसी कारण उसे नक्शे में शामिल भी नहीं किया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि खालिस्तान किसकी सोच है और ये किस तरफ खड़ा है। बहरहाल ये दावा किया जा रहा है कि भारत से काटकर इन हिस्सों को अलग कर दिया जाएगा।
लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत को काटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए जीता है और मरता है, और उसकी तरफ आंख उठाने वालों की आंखें बखूबी नोचना भी जानता है। हालांकि साल भर से तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में जो भारत विरोधी, देश विरोधी गतिविधियां जिनको हवा देने की कोशिश की जा रही थी, उन्हीं का ही ये बड़ा नतीजा है। अगर पहले उसका सबने मिलकर एक सुर में अगर विरोध किया होता तो आज इतनी बड़ी हिमाकत होती ही नहीं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ आज का पैनल जुड़ चुका है। मैं स्वागत करती हूं आज के चारों विशेष अतिथियों का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, देखिए टीवी स्क्रीन पर आ भी गए हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब, जय हिंद सर। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। हमारे साथ आज भारतीय किसान यूनियन से बड़े हैं किसान नेता मास्टर शिवराज सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। मास्टर शिवराज सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं कर्नल टीपीएस त्यागी के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सर, ऐसी उम्मीद हालांकि उसी दिन शुरू हो चुकी थी जब पहली तस्वीर खालिस्तानियों की सामने आई थी। कहने को किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन इस आंदोलन के आड़ में बिहाइंड द कर्टन कुछ और चल रहा था, और आज उसी का नतीजा है। भारत की संप्रभुता को खुली चुनौती है ये नक्शा। जी लावनी जी, इस देश का नारा है, इस देश का नारा है जय जवान जय किसान। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। इस देश का नारा है जय जवान जय किसान। हम एक फौजी हैं, हम किसान के बेटे हैं, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो बाप का दोस्त भी हो जाता है, और दोस्त होने के नाते वो उसे सलाह भी दे सकता है। अब अगर पीछे मुड़ के देखें तो जैसा आपने कहा, जो 26 जनवरी को दिखाई दिया पूरी दुनिया ने देखा। अब जो ये खालिस्तानी मूवमेंट है, जिसमें ये खालिस्तानी प्रेस एसोसिएशन जो सिख फॉर जस्टिस का ट्विटर हैंडल है, और जिसने ये कहा कि हम हिंदुस्तान में से एक हिस्सा काट लेंगे और उसे खालिस्तान बना देंगे, और उसका जनमत संग्रह 31 अक्टूबर को क्वीन एलिजाबेथ सेंटर लंदन से करेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें इन्होंने किसको जोड़ा? ये सब ख्याली पुलाव है, मगर जोड़ा किसको? इसमें उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, पंजाब को, इसमें राजस्थान के भी कुछ गांव हैं, उत्तराखंड के भी, और कुछ शहर उत्तर प्रदेश के भी। क्यों भाई साहब? आपने इसके अंदर पाकिस्तान के पंजाब को कैसे छोड़ दिया? और कोई खालिस्तान जिसमें गुरु नानक का ननकाना साहब ना हो, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर ना हो, क्या उसे यूं ना कहा जाए कि ये दूल्हा बिना बारात है? क्या उसे यूं ना कहा जाए कि ये खालिस्तानी मूवमेंट नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की आईएसआई की षड्यंत्र है, ये उनकी साजिश है? और इसलिए मैं चूंकि किसान का बेटा हूं, मैं अपने बाप किसानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये दरखास्त करूंगा, ये अपील करूंगा कि अब कम से कम इस मामले में दोबारा विचार करें। ये खालिस्तानी मूवमेंट जो हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान बनाना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है, ये हमें कैसे स्वीकार होगा? हम एक फौजी हैं, हमने पूरी जिंदगी देश की अखंडता के लिए लड़ाई लड़ी है, और ये सब ऐसे लोग जो आज देश को तोड़ने की बात करते हैं, इनको भी हम इन्हें सुरक्षा दी है। अब कल्पना कीजिए कि अगर ये देश तोड़ने की बात करेंगे तो फिर सैनिक और पूर्व सैनिकों का रुख तो इनके खिलाफ ही होगा। तो मैं अपने किसान भाइयों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, दोबारा विचार करें और ये विचार करें। मास्टर शिवराज सिंह जी, आपके पास सीधे आ रही हूँ। अब तो कोई शक व शुबा नहीं है ना कि किसान आंदोलन, आप कह रहे हैं ना कि पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग, हमारा चैनल किसान भाइयों के साथ है निरंतर। उनके लिए जो होना चाहिए, जो उनके हक हुकूक हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनकी हर एक लड़ाई में हम खड़े हैं। लेकिन अगर आंदोलन के नाम पर देश विरोधी ताकतों को बल मिलता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, हम खुलकर उसका विरोध करते हैं। और आज एक बार फिर से आपसे पूछ रहे हैं,
अब तो कोई शक व शुबा नहीं है ना, आंदोलन चल रहा था, लेकिन आंदोलन की आड़ में क्या हो रहा था? खालिस्तानी घुसपैठ, और ये है उसका नतीजा। BKUL के लिखा हुआ है, इसे BKU लोक शक्ति करवा जी, देना। जी, ओके सर, ओके सर। हाँ, पता चल जाता है लोक शक्ति से है। जी। दूसरा, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति किसी भी असामाजिक गतिविधि, किसी भी देश विरोधी गतिविधि के साथ नहीं है। और मेरे ख्याल से क्योंकि भारतीय किसान लोक शक्ति संयुक्त मोर्चा का स्थायी सदस्य नहीं है, हमारा बाहर से समर्थन है। और जहां तक मेरा विचार है कि जो संयुक्त मोर्चा ये भी किसी आलिस्तान, खालिस्तान, पाकिस्तान इसी के लिए कहीं कोई समर्थन संयुक्त मोर्चा का नहीं है। और जो 12 दौर की वार्ता हुई शायद उसमें भी कहीं खालिस्तान, आलिस्तान, पाकिस्तान की कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। दूसरा, किसान मंच से कभी भी कोई खालिस्तान का कोई नारा या कोई भाषणबाजी मेरे संज्ञान में आज तक नहीं है। अगर संयुक्त मोर्चा कहीं भी आलिस्तान, खालिस्तान, पाकिस्तान का समर्थन करता है, उसी दिन भारतीय किसान लोक शक्ति अपना समर्थन। हुआ था वो क्या था? अरे वो क्या सुन लो था मैडम पहले। वो क्या था? नहीं, आप अपनी बात रखिए, आपको अपनी आपकी बात रखने के लिए बुलाए, लेकिन मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिए, जनता को भी क्लियर कर दीजिए कि वो जो भिंडरवाला की टी शर्ट पहने हुए लोग दिखाई दे रहे थे वो क्या था? वो जो गुरुपंत वैन पन्नू का जो जिस तरीके से वीडियो आता है और उसके बाद चैलेंज किया जाता है यूपी में योगी आदित्यनाथ को कि झंडा नहीं फहराने देंगे, वो क्या था? और ये जो सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से मारकाट हुई है, हत्या हुई है, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है, वो क्या था? वो कौन लोग थे? और अगर ये सब कुछ नहीं था तो ठीक है, आज आप इस मंच से कह दीजिए खालिस्तान मुर्दाबाद। आप सिर्फ इतना कह दीजिए, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान बहुत मुर्दाबाद, स्वागत करती हूँ आपका कि आपने बोला, लेकिन मुर्दाबाद। राकेश टिकैत जी की हिम्मत नहीं हुई। वीएन झा साहब ने आपके लिए ताली बजाई, बहुत स्वागत है कि आज मास्टर शिवराज सिंह ने खालिस्तान मुर्दाबाद कहा, लेकिन राकेश टिकैत जी की यह हिम्मत नहीं हुई। राकेश टिकैत जी को कई बार हमने कहा कि खालिस्तान मुर्दाबाद बोलिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो फिर हम क्या समझे वीएन झा जी? लावनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। दरअसल मैं इस मुद्दे से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। आपको पता होगा शायद कि मैं अपने एक पत्रिका प्रतिमत का एडिटर हूं, और काफ़ी सारे मैंने जो लेख हैं इस किसान आंदोलन को लेके तब भी छापी हुई थी। और एक एक चीज़ जो इसकी हैं वो कुछ भ्रमित लग रही है। मतलब जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब लोग कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, आखिर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं वो जो 3 जो किसान बिल है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर ये चाहते क्या हैं। ये जिस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट इनमें पहले आई थी, सबसे पहले आप याद कीजिए शुरू के दिनों में ही जब ये चीज़ें जानकारी में आई थी कि खालिस्तान ग्रुप जो हैं वो इनको फंड्स दे रहे हैं, खालिस्तानी ग्रुप ने इन्हीं के नाम पे बहुत सारे तोड़-फोड़ की हुई हैं। महात्मा गांधी के मूर्ति को डिसिक्रेट कर दिया था अमेरिका में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इनकी। तो ये मूवमेंट जो है वहाँ से शुरू हुई है, और इसमें वो सारे तत्व हैं जो कि प्रॉब्लम करना चाहते हैं, जो कि अंदर में प्रॉब्लम उठाना चाहते हैं। और जैसे आपने बताया उसका एक स्वरूप हम 26 जनवरी को देख चुके हैं। अब आइए अभी जो चल रहा है, तो ये जो अभी इन्होंने नक्शा निकाला हुआ है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, ये नक्शे निकलते रहते हैं। आज से लगभग 9 महीना देने की इसलिए जरूरत है ध्यान। वैसे तो हम जानते हैं कि ऐसे किसी भी संगठन को अगर वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो आप जैसे वीर सैनिक हैं, कर्नल टीपीएस त्यागी जैसे वीर सैनिक, और अभी भी मोर्चा संभाला हुआ है हमारे सैनिकों ने सीमा पर भी, और जब अंदर बात आती है तो हमारे देश के पुलिस बल भी इतने वो पूरे बलवान हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देयर इज नो कंफ्यूजन। सर, देयर इज कंफ्यूजन। कंफ्यूजन अगर कहीं नहीं है तो फिर ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों को नहीं है, जो खुलकर अपना मैप जारी करते हैं, ट्वीट देते हैं। कंफ्यूजन उनको है जो इसका विरोध करते हैं, कहते किसानों को परेशान किया जा रहा है। जी, मुझे मैं यही बता रहा था। इस पर जल्दी से कमेंट चंद्रमोहन जी का ले लेते हैं, फिर से आप चारों मेहमानों के पास आऊंगी। लेकिन चंद्रमोहन जी, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, चंद्रमोहन जी, अब भी कोई कंफ्यूजन बचा है क्या? अब तो खालिस्तानियों ने देखिए खुलकर हमारे आपके अपने देश के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान अलग ही कर दिया भाई साहब इन्होंने। तो अब भी कोई कंफ्यूजन है?
लावली जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। एक किराए मकान मालिक के घर में अगर कोई टेरिस मिल जाए तो उसके ऊपर प्रश्न उठता है सबसे पहले। अगर कभी कोई टेरिस मिल जाए, कोई गतिविधि हो जाए और आपका मेरा मकान हो और उसके घर में कोई गलत गतिविधि हो जाए, मजेदार बात है कि आपने 4 पैनलिस्ट बढ़ाए हैं लेकिन सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं बुलाया, क्योंकि उनके रहते हुए अगर ये बात सच हुई है तो पहले तो उनसे पूछा जाना चाहिए। पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है, आपको पूरा मौका देती हूं, लेकिन पहले नहीं तो रुकिए, लेट मी क्लियर यू मिस्टर चंद्रमोहन जी कि बीजेपी के किसी भी प्रतिनिधि को या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को ना बुलाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि अगर मैं उनको बुलाती तो आप इस पूरे मैटर को पॉलिटिसाइज करते। ये मैटर पॉलिटिसाइज करने का मैटर नहीं है सर। यहाँ पर सेना के 2 पूर्व बड़े सैनिक बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसान नेता बैठे हुए हैं जो आप जैसे लोगों को बताएंगे कि बस करो, आपने राजनीति की, उसका ही ये असर है कि ऐसे मैप्स जारी होते हैं। बस करो, जो आप कहते हैं ना किसानों को परेशान किया जा रहा है और यहाँ सिंघू बॉर्डर पर हत्याएं हो जाती है, इसीलिए इन 3 मेहमानों को बुलाया गया है, क्योंकि हमारे लिए ये नेशनल एजेंडा है, हमारे लिए पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है सर। ये आपके लिए होगा पॉलिटिकल एजेंडा। मैं बोल लूं? बिल्कुल आप कंटिन्यू करें, लेकिन आपकी गलतफहमी मैंने दूर कर दी, अब आप कंटिन्यू करें। देखिए, आप इतनी जल्दी गुस्से में मत आइए। नहीं सर, मैं गुस्से में नहीं हूँ। लोकतंत्र के अंदर एक पत्रकार हैं, मैं बिल्कुल आप गुस्से में नहीं हूँ सर, मैंने अपनी बात आपको रखी। पत्रकार पे भी होना चाहिए। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब मेरी बात तो सुनिए। मैंने एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन प्रेजेंट किया है। दोनों पैनलिस्ट मेरे पास जो हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं वो भी, और त्यागी जी बैठे, वो भी जवाब दे दीजिए। क्योंकि अगर कहीं पर किसी भी हिंदुस्तान में कोई एक्टिविटीज हो जाए, अचानक किसी के कोई लिफ्ट मिल जाए, तो उस मकान मालिक को खड़ा करा जाता है, पूछा जाता है कि आपने ये चीज कैसे करी। तो मैंने उस प्रश्न से अब मेरी बात तो करने दीजिए। आप जब बोलने मुझे पूछना पड़ेगा ना, मैं तो ये अरे मेरे को बात तो करने दीजिए। नहीं, गलत बात, ये आपका एजेंडा है। नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है सर। मेरा एजेंडा तो ये कि हिंदुस्तान एक हो, ये अखंड भारत की जो परिकल्पना है ना उसे पूरा करना है। मेरा एजेंडा ये है। ये कोई भी ना इस तरीके का मैप जारी करके अपनी कहानियां नहीं कर सकता। मेरा एजेंडा ये है। हमारे नेता शहीद हुए, हमने कई नेता आतंकवाद के खिलाफ बलिदान दिए। बेअंत सिंह है, शुक्ल जी हैं, कितने नेताओं के नाम गिनाए। आप बात ही करना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को याद कर लीजिए, जो भेंट चढ़ गए खालिस्तानियों की, उनका नाम सबसे पहले लीजिए, उनका नाम सबसे पहले लीजिए। आज जो आप खालिस्तानियों के स्पोक पर्सन बने बैठे हुए हैं ना, आपके चैनल का आप सबसे पहले उनका नाम ले लीजिए। का मैच हो रहा है, आपने एक डिबेट क्यों नहीं रखी जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हो रहा है? बिल्कुल रखी सर। पे राष्ट्रवाद दिखता था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर लास्ट 2 डेज हमने 2 डिबेट्स की। मैंने खुद उस पर डिबेट की है, कल भी की है, परसों भी की है। कर्नल टीपी त्यागी साहब उसमें हमारे अतिथि भी थे। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आप गुमराह करते हैं लोगों को। बहुत सारी गलतफहमियां और बहुत सारे गुमराह करने के आधार आप तैयार करते हैं। आपके पास से जाने वाला नहीं हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप घुमा के कैमरा ये बात कहेंगे कि कांग्रेस जवाब दे, अरे जवाब तो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस ने आतंकवाद का मुकाबला करा है, हम आतंकवाद के विरोध करते हैं, हमारे कई नेता आतंकवाद के शहीद और खालिस्तान मुर्दाबाद हम हजारों बार कहेंगे। लेकिन बात प्रश्न ये है, जिस देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का हो, देश के अंदर रक्षा मंत्री अमित शाह जी हो और डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री हो, उसके बाद नक्शा भी बन के आ जाए और आप प्रश्न विपक्ष से पूछे, तो फिर तो आपसे प्रश्न करना पड़ेगा। तो मैं आपका कोई वो प्रोग्राम से बात करूं इस बात के लिए है। आपको आज भाजपा का बंदा बिठाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार से ज्यादा इस देश के हर एक हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। और विपक्ष वही हिंदुस्तानी है या नहीं है, आज ये भी समझ में आ रहा है। ये बार बार सरकार को ढूंढना, लेकिन चंद्रमोहन जी हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं है, बतौर कांग्रेस हिंदुस्तान की पार्टी है या नहीं है, इस पर क्लियरेंस देखिए नहीं हो रहा है। कितना कंफ्यूजन, और यही कंफ्यूजन ऐसे लोगों को आधार दे रहा है जो ये मैप जारी कर रहे हैं। त्यागी साहब और चंद्रमोहन जी को जरा आमने सामने ले आए जाइए। चलिए सर, एक सैनिक ही आपकी बात का जवाब दे देता है। शर्मा साहब सुनिएगा मेरी बात। जब बात चल रही हो खालिस्तान के इस नक्शे की, उस वक्त आप बात करने लगे कि क्रिकेट मैच के ऊपर आपने डिबेट क्यों नहीं की, या अगर किसी के घर में कोई टेररिस्ट आके रुक जाए तो क्या होगा। ये होता है मुद्दे को भटकाना। अब आप एक सिर्फ सीधी बात ये कहिए कि आप किसी न किसी तरकीब से खुल के ये नहीं कह रहे हैं कि साहब ये जो खालिस्तान
ने नक्शा जारी किया, इसमें पाकिस्तान की कंप्लिसिटी है और ये देश के विरुद्ध है। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। वो बात कहने की बजाय लपेट चपेट के मैं 50 ऐसी बातें गिना सकता हूँ 1947 से लेके और जब तक आपका राज रहा है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ सर, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हाँ 1948 में सीज फायर नहीं करना चाहती थी फौज, आपने कराया। 1973 में फौज के सिपाहियों की पेंशन आपने कम कराई। तो और फिर जब यहाँ पे डोकलाम चल रहा था आपके वहां जाके मिले। हम सिपाही हैं, हम इतना तो समझ सकते हैं कि हाँ लोग बाग कंपनियां कुछ ना कुछ मदद करती हैं। हमने आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा कि हमारे यहाँ के लोग जाके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे चाइना में, यानी कि इस किस्म की चीजें। और मैं और 50 गिना सकता हूँ वो, लेकिन वो पॉइंट नहीं है। त्यागी जी आप देखिए, आप आदरणीय हैं, मैंने इसलिए बिल्कुल शिष्टाचार का सर 10 सेकंड और मैं सर कहना ये चाह रहा हूँ कि जब कोई देश विरोधी बात होती है तो वो स्पष्ट दिखाई देती है। उसमें फिर ये कहना कि नहीं साहब प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं किया, फलाने क्यों नहीं किया। अरे 15,000 का किलोमीटर है हिंदुस्तान का, क्या हर मीटर के ऊपर फौजी को खड़ा किया जा सकता है? ये चीजें की हम काउंटर एक्शन लेंगे, सरकार लेगी, हम लेंगे, फौज लेगी, तो ये सब तो होने नहीं देंगे। लेकिन जो ये एक उन्होंने रखा कि हाँ साहब हम आगे हिंदुस्तान को काट देंगे, और उसमें पंजाब नहीं है, उसमें गुरु नानक का श्राइन नहीं है, करतारपुर कॉरिडोर नहीं है। क्या ये समझ में नहीं आता? और किसने किया क्या उसकी वकालत समझ में आ रहा होगा ना आपको कि क्या मतलब क्या है? इसमें आपका क्या मतलब है? समय दे दीजिएगा बात करने। देखिए त्यागी साहब आप आदरणीय हैं, आप जब बोल रहे थे क्योंकि आप रिस्पेक्टेबल है, आपके कद जिना मैं नहीं हूं, इसलिए मैंने आपकी बात काटी नहीं। लेकिन आप शालीनता से मेरी बात समझिए, उस बात का आप भी उस बात को वाकिफ करेंगे। देखिए आज प्रश्न क्या है, मैं चाहता तो इस डिबेट में ना आता, लेकिन मैं उस प्रोग्राम से हटके भी डिबेट में बैठा क्योंकि ये प्रूफ बताने के लिए कि एजेंडा क्या, आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं, उसका विरोधी देश का हर नागरिक है। मैं कहता हूं खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान का समर्थन करने वाला व्यक्ति मुर्दाबाद, ये पार्टी भी बोलती है। अगर आप इस विषय में खुद मेरी फैमिली, मेरे फादर मेजर सूबेदार रिटायर रहे हैं, मेरे अंकल मेजरदार रिटायर हुए, मेरा भाई अभी रिटायर हुआ है फौज के अंदर से, मेरी पूरी फैमिली आर्मी में रही है और हम लोग पीछे से भी पाकिस्तान से इन हालातों से वाकिफ हैं। और आपने जो पहला एजेंडा रखा था, उस एजेंडे में आपने बहुत बढ़िया बात रखी थी कि ये नक्शा बनाओ, इस नक्शे के अंदर अगर पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं आया तो ये हिस्सा क्या है, बिल्कुल प्री प्लान्ड है ये, इसके में हम सहमत है। लेकिन प्रश्न क्या बनता है, देखिए अगर हम 4 व्यक्ति बैठे हैं, नॉन पॉलिटिकल व्यक्तियों की तरह बात करते हैं, तो आज ये आता है कि जब एक सशक्त सरकार के नीचे बैठे हैं, मुद्दा हम किसानों की ओर लेके नहीं करेंगे, मुद्दा हम आतंकवाद पे बात करेंगे और बात खालिस्तान पे करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति की, हमारे देश के किसी भी मजहब के व्यक्ति की हिम्मत हो और वो हमारे देश के टुकड़ा करना चाहे, तो उसके ऊपर सरकार के प्रतिनिधि को कठोरता के साथ जवाब देना चाहिए। ये राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रता कहती है। इसमें मैंने प्रश्न चिन्ह उठाया है। मैंने इससे आपके सामने एक उदाहरण रखा क्योंकि मैं बहुत बच्चा हूं, आपके सामने छोटा हूं, मैं आपकी बात को नहीं काट सकता। मैंने ये बात बोली, एक छोटा सा कॉमन कोई इंसिडेंट हो जाए तो अचानक पुलिस उसी फैमिली के मेंबर्स और पूरे मकान मालिक को बुला के पूछती है, जी आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं करा? तो उस दायित्व से मैंने ये कहा कि इसके अंदर जरूरी था कि सरकार के एक प्रतिनिधि होता, उससे पूछा जाता है कि जब इन चीजों के लिए सामने आया, अब तक मैं गूगल छांट रहा था, मुझे कहीं भी सरकार के किसी प्रतिनिधि का कोई स्टेटमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? चंद्रमोहन जी इस बात से ठीक है, चंद्रमोहन जी आपका सवाल ये जायज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 10 सेकंड में सर कंप्लीट करें, 10 सेकंड में कंप्लीट करें। देखिए अगर सुदर्शन चैलन और लावनी जैसी अच्छी पत्रकार और पूरी टीम इसके ऊपर बिल्कुल सचेत है और वो इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बिठा के बात कर रही है, तो सरकार क्या कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है? ठीक है, तो उसको सरकार विपक्ष इस देश में लोकतंत्र का हवाला देने वाले हर किसी की जिम्मेदारी है। ये मैंने इसीलिए कहा कि पॉलिटिसाइज किया जाता है। शिवराज जी, मैं सर आ रही हूँ आपके प्लीज, क्योंकि 2 और मेहमान हमारे साथ हैं, उनका भी जल्दी उनके भी कमेंट्स ले लेते हैं। शिवराज जी एक बात तो देखिए स्पष्ट है, मुझे अच्छा लगा और मैं फिर से स्वागत कर रही हूँ आपको बधाई देती हूँ कि आपने खालिस्तान मुर्दाबाद बोला। लेकिन जब कभी भी खालिस्तान को लेकर या खालिस्तानी समर्थकों को लेकर जब सवाल पूछा गया कि किसान आंदोलन में ये चीजें हो रही हैं, तो पहले जिस तरीके से कहा गया कि नहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है,
आंदोलन को पूरी तरह से सैबोटाइज करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हाईजैक आंदोलन पहले ही हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट इस पर बार बार संज्ञान ले रहा था, आप लोगों को बार बार ये हिदायत दी जा रही थी कि संभल जाइए। आंदोलन एक अच्छे कृत्य के लिए होता है। आपको पता है कि किसानों के नाम पर आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर तो फिर इस लड़ाई में ये खालिस्तानी अगर कूद जाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। लावनी जी, मैं पहले ही कह चुका हूं, जिस दिन मुझे ये लगेगा कि संयुक्त मोर्चा किसी खालिस्तान पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, भारतीय किसान लोक शक्ति अपना समर्थन ले लेगी। दूसरी बात यह है कि जो निहंगों की बात है, जो किसान मोर्चा के संयुक्त किसान मोर्चा के सिंगू बॉर्डर पे और निहंगों के बीच में एक बहुत बड़ी बैरिकेडिंग लगी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ है और निहंगों का संगठन जिसमें दीप सिंधु भी था वो दिल्ली की तरफ है, और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी बैरिकेडिंग है। संयुक्त मोर्चा भी ये बयान जारी कर चुका है कि निहंगों का और संयुक्त मोर्चा का और किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है, और ये भी कह दिया कि ये अपने घर जा सकते हैं और सरकार इनको उठा भी सकती है। इन्होंने ही लाल किले पे आतंक मचाया था, यही संगठन था दीप सिंधु वाला और निहंगों वाला, जिन्होंने तिरंगे को जो लाल किले से हटाया था और अपना कोई झंडा टांगा था। भारतीय किसान लोक शक्ति में फिर कह रहा हूं, किसान की मांगों का समर्थन करती है। देश विरोधी किसी भी गतिविधि का भारतीय किसान लोक शक्ति समर्थन नहीं करती है। किसान की मांग सरकार से होती है, सरकार से आप लोगों की बातचीत चलनी चाहिए। आपका और सरकार के बीच का मामला, अभी चंद्रमोहन जी समझा रहे थे ना, मकान मालिक और किराएदार का मामला है, तो ठीक है, मकान मालिक और किराएदार के बीच में ये विदेशी आक्रमण हो गया, ये कहां से आ गए? इनको तो फिर मार मार कर आपको भगाना चाहिए था। इनकी इतनी हिमाकत क्यों हुई? इसलिए हुई ना सर, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से, आप चलिए कह रहे हैं कि आप नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ तो चूक हुई ना। अगर पहली ही बार जब ट्रक्स पर और जब टी शर्ट में भिंडरा वाले की जो तस्वीर दिखाई दी थी, जब पहली बार पोस्टर लहराए गए थे, उसी वक्त अगर आप लोगों ने ये बात कही होती तो आज ये नतीजा नहीं होता। इसको हल्के में मत लीजिए, इस नाप को हल्के में मत लीजिए। जो इसको हल्के में लेगा वो बहुत बड़ी गलती करेगा। हम हल्के में नहीं रहे। मास्टर शिवराज जी और वीएन झा साहब को आमने सामने लेके आइए। जी शिवराज जी, किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। अंदर देश के किसान पूरे देश का पेट भरता है, और बॉर्डर पे भी किसान की माँ का बेटा है जो देश की सुरक्षा करता है। ये मंत्रियों के अफसरों के बेटे नहीं है। बॉर्डर पे जो हमारे कर्नल साहब बैठे हैं ये भी किसान परिवार से हैं। किसी मंत्री का बेटा तिरंगे में लिपट के नहीं आता। लावनी जी, मैं आपको बता देता हूँ, किसान का बेटा ही तिरंगे में लिपट के आता है, और किसान का बेटा ही आतंकवादी की गोली अपने सीने में खाता है, और देश का पेट भरने का भी किसान करता है। किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। राजनेताओं को टिकट ना मिले तो पार्टी बदल देते हैं, सरमाएदार को घाटा आ जाए तो बिजनेस बदल देता है, नौकरी पेशे वाले को अच्छी नौकरी मिल जाए तो नौकरी बदल देता है। लेकिन देश का जवान और किसान आज तक अपने धर्म पे टिका हुआ है। सब भले ही घाटे की खेती कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन फिर ये भी बता दीजिए शिवराज जी, जब ट्विटर के जरिए ये जो टूल किट सामने आई थी ना, उस टूल किट पर आप लोगों ने किस तरह का रिएक्शन दिया था? देश वो भूला नहीं है सर। आप आज निश्चित रूप से इतिहास में जो दर्ज हो गया ना उसे आप बदल नहीं सकते, वो चीज है। लावनी जी, देश में संविधान है, देश में कानून है, देश में प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, फौज है, संविधान का हवाला, और उसी संविधान के हवाले के साथ साथ जब हम लोग इस तरीके की परिस्थितियों को देखते हैं ना, संविधान को किस तरह अपने हिसाब से आप लोग डील करने लगते हैं। वीएन झा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? 31 अक्टूबर आ रहा है नजदीक। स्वर्गीय इंदिरा गांधी खालिस्तान के मुद्दे को अपने जीते जी खत्म कर गई थी, और इस खालिस्तान पे ही स्वर्गीय इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर जो नजदीक आ रहा है, जो उनकी पुण्यतिथि है, उस पर अपनी कुर्बानी दी थी देश के लिए। हाँ, तो उसी दिन उन्होंने रेफरेंडम रखा। अब कांग्रेस से देखा जाएगा ना जवाब कैसे आता है। जरा पहले वीएन झा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से वीएन झा साहब। लावनी जी, देखिए, मुझे दूसरों के ऊपर में बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए वेट कर रहा था कि अभी आप मुझे मौका देंगे। देखिए, ये हम लोग थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए हैं। मुद्दा आज का ये था कि खालिस्तान का मैप किस तरह से आ गया और इसको समर्थन करने वाले कौन हैं। और अभी जैसे शिवराज जी कहते हैं कि मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उस गैदरिंग में, उस प्रोटेस्ट में वो बैठे हैं, चाहे वो बगल में हो चाहे बीच में हो, लेकिन वहां पे हैं वो। कल को मान लीजिए, एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूं शिवराज जी। कल को
अगर मैं एक जो सारे देशद्रोही का जो आंदोलन चल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं हो, मैं उसमें बैठा हुआ हूं, मैं बातें सुन रहा हूं उनकी, किसी न किसी तरह से मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, एक तो बहुत बड़ी गलती की है कृषि मंत्री ने ऐसे नियम को लाके, जिसने कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। किसान बिल खराब नहीं है, किसान की जो एग्रीकल्चर एक्ट्स हैं वो खराब नहीं है, लेकिन जिस एक मिनट शिवराज जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, जब बोल रहे होते हैं प्लीज उस पर मत बोलिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसको हैंडल किया गया है, चाहे कृषि मंत्री के लेवल पे, चाहे प्रधानमंत्री के लेवल पे, ये गलत था। और ये जो प्रोटेस्ट आज एक ये रावण का रूप ले चुका है, जिसमें कि एंटी नेशनल्स वहां पे बैठे हुए हैं, जहां पे लोग डिक्टेट कर रहे हैं कि तुम मुझे ये करने दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, ये गलत है। तो कहीं न कहीं जितने लोग यहाँ पे आपके शो पे हैं, मैं उन सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आज ये ऐसा विकृत रूप ले रहा है, प्लीज अपने आप को इससे डिसोशिएट कीजिए और नेशनल इंटरेस्ट में एक ही स्वर में बोलिए कि देश खंडित नहीं हो सकता है, और ऐसा कोई राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। चंद्रमोहन जी, राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र सर्वोपरि को ही ध्यान में रखते हुए अब देखिए 31 अक्टूबर को ही रेफरेंडम की बात कही गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, चुनौती ये सीधे सीधे आप लोगों को भी चुनौती है, अब तो जवाब देना ही होगा। गांधी जी, हमारे बीच के अंदर जो भी पैनल के अंदर बैठे हैं, BN झा ने बहुत बढ़िया बात बोली है, और अगर आप लबोलब उसमें सारांश ढूंढेंगे तो सारांश भी मिलेगा। देखिए, गलती कहाँ हुई? गलती उन 3 कानूनों में हुई, उसको प्रेजेंटेशन में हुई, उसको विस्तार में बुलाकर बात ना करने की हुई, जिसका खमियाजा एक विकराल रूप के अंदर, रावण रूप के अंदर आज देश भुगत रहा है। बिल्कुल ये बात ठीक है, हम 4 बंदे पैनल में बैठे हैं, चारों ही व्यक्ति और आपको भी मिला के देश के लिए और हिंदुस्तान को खंडित होने के लिए हम एक सुर में विरोध करेंगे। गलती कानून में हुई तो वह कानून देश की सरकार ने बनाया, देश के किसानों के लिए बनाया, देश के लोगों के लिए बनाना, तो ये तो हमारा अपना मामला हुआ ना। ये आप जो कह रहे हैं उसकी वजह से लोग आ गए, उसकी वजह से यहाँ पर खालिस्तानी संगठन एक्टिव हो गया, ये बात समझ में नहीं आई सर। अब मेरे को जवाब देने देंगे तो आपको समझा पाऊंगा। जी बताइए सर। उसके बाद जब कानून बना और कानून को मिला के विस्तार के साथ आपस में बात नहीं हुई, जिसके कारण आज ये रूप विराम रूप में हो गया। जो झा साहब ने एक बात बोली, बहुत बेस्ट बोली, बढ़िया बोली, लेकिन बिल्कुल ठीक है कि इसके अंदर अगर कहीं असामाजिक तत्व आ रहे हैं तो उसका भी दायित्व उन लोगों का है जो वहां पर उसको चला रहे हैं, उनको विरोध करना चाहिए, और अगर उसकी कोई जानकारी हो तो सरकार को देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार का तंत्र और सरकार पूरी तरह से प्रचंड है। जब सरकार ये बोलती है और इस चीज की इंफॉर्मेशन देती है कि वहां खालिस्तान का झंडा आया, खालिस्तान की टी-शर्ट आई, तो क्या सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती? सरकार इसको एजेंडा बना के पॉपुलर माउथ क्यों करना चाहती है? क्योंकि पॉपुलर माउथ के पीछे उसकी एक ही मंशा है कि किसानों का ये आंदोलन पिटे और हमारे 3 करोड़ सारी चीजें कि सरकार पर डाल दीजिए, अपनी भूमिका पीछे रह दीजिए, आपकी कोई भूमिका नहीं है इस देश में, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, मतलब आप नहीं मान रहे हैं। जल्दी से शिवराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर हम समापन पर पहुंच चुके हैं। शिवराज जी जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ये चाहती है कोई विपक्षी दल किसान की बात करे उससे भी हम लड़े, कोई देश का गद्दार देश के खिलाफ नारे लगाए उससे भी हम लड़े, किसानों का मुद्दे भी हम उठाएं। सरकार आराम से सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी। इसमें जिम्मेदार ये पॉलिटिकल पार्टी है सर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सारी सरकार के ऊपर डालते हैं ना। मुझे ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जो बोलते हैं, क्या वो राष्ट्र के विरोध नहीं है? लेकिन उनको क्या अरेस्ट किया गया? सवाल ये कि इस देश में चूंकि एक अभिव्यक्ति की आजादी है तो लोगों को थोड़े समय तक बोलने दिया जाता है, जब तक वो लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर राष्ट्र के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और ना ही करने दिया जाना चाहिए। आज अभिव्यक्ति की आजादी का ही ये नतीजा हम देख रहे हैं। आज जो खंड खंड पार्टियां अपनी अपनी बात करती हैं, आज उसी का ये बड़ा नतीजा है। समेकित रूप से लड़ना होगा, संगठित होकर लड़ना होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात है। समय की सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपनी महत्वपूर्ण राय रखी और मुझे लगता है इस महत्वपूर्ण राय के बाद ये आवाज यहां से निकलेगी और दूर तलक जाएगी। हिंदुस्तान में खालिस्तान का
जो सपना पाले बैठे हुए राक्षस हैं उनको नष्ट करने के लिए, विध्वंस करने के लिए हर एक हिंदुस्तानी खड़ा होगा उसी शक्ति के साथ जिसे भारत शक्ति कहते हैं। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।